नमस्कार साथियों स्वागत है आप लोग का हम लोग के इस YouTube चैनल में। साथियों क्लास 10 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। उस चैप्टर का नाम है वैश्विक दुनिया का निर्माण। यानी इस पूरे दुनिया के में जितने भी विश्व में देश हैं उनका निर्माण कैसे होता है और वो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और कैसे दुनिया चलती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के बिना सर्किल में जुड़े चल पाएंगे, संभव नहीं है। पूरी दुनिया एक सर्किल में जुड़ी है तभी चलती है। आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिखा है वैश्विक, क्या लिखा है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देश व्यापार, तकनीकी, संस्कृति और संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो भाषा से हो, संस्कृति से हो, व्यापार से हो या अनेकों प्रकार से हो। ठीक है, हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे हम लोग प्राचीन विश्व से में संपर्क। इसमें क्या होता है, वैश्विक दुनिया में क्या होता है, प्राचीन विश्व में लोग एक दूसरे से संपर्क में कैसे आते थे उसके बारे में जानकारी दी गई। लिखा है रेशम मार्ग एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। यानी जब हम दूसरे दुनिया की जोड़ने की बात करते हैं तो एक रेशम का मार्ग था जो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता था। क्या करता था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। एक ऐसा मार्ग जो तीन द्वीपों को जोड़ रहा है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तीनों देश एक दूसरे से जुड़ के और क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, फिर अपने देश को चला रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या लोग लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं मसाले, रेशम, कपड़े और अन्य वस्तुएं। मुख्य रूप से क्या ले जाते थे लोग? मसाले ले जाते थे। अच्छा, मसाले ही मुख्य रूप से क्यों ले जाते थे? क्योंकि इनके यहाँ कच्चे मांस की रख रखाव के लिए मसाले जरूरी थे। और ये जो भारतीय मसाले हैं ना, पूरी दुनिया में फेमस है। भारतीय मसाले पूरी दुनिया में फेमस है। आज भी भारतीय मसालों की उतनी ही मांग है जितनी पहले काल में हुआ करती थी। तो रेशम के जो ये लोग रेशम बोल रहे हैं, जब ये लोग मांस ले जाए तो मांस पे लगाते थे ना भारतीय मसाले, तो उस मांस पे सड़ने से बचा लेता था। लगभग 5 महीने 6 महीने लोग सेफ रख सकते थे। ऐसे थे भारतीय मसाले। आगे है रेशम। हमारे पास उत्तम किस्म की रेशम मिलती थी, लेकिन क्या है ना, हम लोग उस रेशम का उपयोग नहीं कर पाते थे। हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं थी। हम लोग ठहरे भारत के लोग, तो भारत के लोग ना कपास का उपयोग ज्यादा करते थे, रेशम का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो रेशम का क्या करते थे, हम लोग बेच दिया करते थे। आगे है कपड़े। हम लोग का जो कपड़ा होता था ना, हम लोग का कपड़ा बहुत महंगा होता है। कभी खादी का कपड़ा खरीदिएगा, आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं और खादी के जो कपड़े पहनते हैं उसमें कितना अंतर होता है। तो हमारा कपड़ा महंगा था। जो व्यापारी विदेश से भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, हम लोग खरीद के उस कपड़ा को पहनते थे, या भारतीय लोग खरीद के उस कपड़े को पहनते थे, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था और हमारा कपड़ा महंगा था। तो इसलिए हम लोग अपने कपड़े को बनाना कम कर दिए थे, फिर हमारा व्यापार थोड़ा सा रुक सा गया था। अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, मतलब अनेकों प्रकार की वस्तुओं का हम लोग व्यापार करते थे। आगे है धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था। अर्थात क्या क्या होता था? धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था। अब जैसे ईसाई धर्म के लोग आया करते थे भारत में, जब ईसाई लोग आए ना, तो ये लोग भारत के लोगों को काफी प्रताड़ित किए और बोले, जबरदस्ती धर्म स्वीकार करने के लिए बोले। क्योंकि भारत के लोग जो लोग स्वीकार कर लिए वो लोग बच गए, और कई जगह पे अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को काटा गया है ना, तो हिंदुओं को काटा गया है। क्योंकि जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आया, वो भारत के लोगों से जबरदस्ती अपना धर्म स्वीकार करने के लिए बोला। जो लोग धर्म स्वीकार कर लिए वो लोग बच गए, और जो लोग स्वीकार नहीं किए वो मारे गए। जो लोग स्वीकार नहीं किए वो मारे गए। तो अर्थात हम लोग हिंदू लोग जो संख्या में ज्यादा थे, वहां पे हम लोग का कत्ल नहीं हुआ, तो हम ही लोग बचे थे। बाकी लोग मार दिए गए, या फिर जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बन गए या ईसाई बन गए। तो क्या किए वो लोग? धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान किए। जैसे हम लोग यहाँ के लोगों का कल्चर अलग था। अब जो हम लोगों ने देखा था कि वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो टोपी पहन के आया था, रेड कपड़ा पहना हुआ था। और हमारे भारत के लोग आज भी शुद्ध भारतीय कपड़ा पहनते हैं। शुद्ध भारतीय कपड़ा तो हम लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन साउथ में जाइएगा तो लोग शुद्ध भारतीय कपड़ा पहनते हैं। लुंगी होगा और ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा होगा। फिर केरल में चले जाइएगा, वहां पे भी तो वही होगा। गुजरात में जाइएगा तो थोड़ा सा अलग होगा। राजस्थान में शुद्ध इंडियन कपड़ा लोग पहनते हैं। वहां का पहनावा आज भी वैसे ही है, हम लोग थोड़ा वेस्टर्न में आ गए हैं। तो क्या था, हम लोग का संस्कृति थोड़ा हम लोग ऊपर पढ़ते हैं। जब ये आक्रमण करने आते थे तो हम ही लोग ज्यादा उसमें, मतलब हम ही लोग के ऊपर प्रहार हुआ करता था, तो हम लोग वैसे संस्कृति में आ गए। यानी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और विदेशियों का संस्कृति और विदेशियों का धर्म मिक्सचर है। आगे है ज्ञान।
ज्ञान भी हम लोग भी लेने जाया करते थे विदेशों में, और विदेशी लोग हम लोग के यहाँ भी आया करते थे ज्ञान लेने के लिए। भारत में ना एक नालंदा विश्वविद्यालय था जो पूरी दुनिया में फेमस था। उस समय थाईलैंड से, वियतनाम से, कंबोडिया से, चीन से, मतलब पूरी दुनिया से ना लोग भारत में ज्ञान लेने के लिए आया करते थे। ऐसी थी हमारी संस्कृति। लेकिन कुछ आक्रमणकारियों ने इसको आक्रमण किया, लूटपाट किया और उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक, अब चूंकि इतिहासकार जो लिखेंगे हम लोग भी वही पढ़ेंगे कि 6 महीने तक उस लाइब्रेरी की किताबें जलती रही। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। तो हम लोग को जब क्या होता है, एक दूसरे से धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता है। आगे है 19वीं शताब्दी में विश्व का, मतलब क्या होता है 19वीं शताब्दी में ना विश्व किस ओर जा रहा है उसके बारे में बताया है। औद्योगिक क्रांति होती है, पूरी दुनिया क्या करती है, औद्योगिक क्रांति करती है। क्योंकि अगर कोई भी रास्ता गुजरता है ना तो उद्योग से ही गुजरता है। अगर हम लोग को, सब लोग सोच ले कि सरकारी नौकरी तैयारी करके कुछ कर पाएंगे तो संभव नहीं है, तो उद्योग के रास्ते में जाना होगा। छोटा सा उद्योग स्टार्ट करिए या फिर किसी फैक्ट्री में कमाइए, लेकिन उद्योग धंधे से ही पूरी मतलब लगभग 80% दुनिया का जीविका चलता है। आगे है कच्चे माल की खोज। औद्योगिकरण के बाद से लोगों ने क्या किया, औद्योगिक क्रांति किया, उद्योगों के लिए क्रांति किया लोगों ने। उसके बाद से कच्चे माल को खोजने लगे। उसी खोज करने के बाद से उसको औद्योगिक जो होता था उद्योग, उसमें लेके लोग जाया करते थे। आगे है रेल, जहाज, टेलीग्राफ का विकास। मतलब रेल से हम लोग ना उस समय के जमाने में एकदम कम दूरी, कम समय में यात्रा पूरी कर सकते थे और काफी सारी संख्या में लोग बैठ सकते थे और सामान भी ले जा सकते थे हम लोग। तो रेल का खोज हुआ। उसके बाद से जहाज, जल्दी से जाने के लिए, कम लोग जल्दी से जा सके उसके लिए जहाजों का खोज किया राइट ब्रदर्स ने। वैसे ही लोग पतंग टाइप का कुछ उड़ा रहे थे और उड़ाते उड़ाते दोनों भाई उसमें बैठ के उड़ने लगे, तो लगा कि हाँ हम पक्षियों के पंख के आकार का हम लोग क्या बना सकते हैं, जहाज बना सकते हैं। आगे है टेलीग्राफ। जैसे हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग बात करते थे ना, पत्ता उत्ता लिया करते थे या हाथ में हाथ रख के बात करते थे, या फिर क्या करते थे एक दूसरे से डोरा बांध के और उधर से इधर बात करते थे। हम लोग के पास जो आइडिया था, तो इन लोगों ने क्या किया था उस समय, टेलीग्राफ का भी खोज किया और विकास किया। आगे है रोजगार का तलाश, दूसरे देशों का भ्रमण। जब भारत के लोग या पूरी दुनिया के लोग क्या करने लगे, रोजगार के तलाश में जाने लगे। रोजगार तलाश में जाने से मतलब जब हमारी संख्या बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रोजगार की तलाश तो करने जाते हैं। जैसे आज भी हम लोग विदेशों में रोजगार तलाश करने जाते हैं भारत के लोग। अगर पूरे भारत के लोग जितनी संख्या है, एक बार मात्र 2 दिन के लिए भारत में आ जाए तो अपने पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी, इतनी संख्या है हमारे पास। हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, तो संख्या तो है ना, रोजगार की तलाश में लोग जाने लगे थे। आगे है उपनिवेश और व्यापार। क्या होता है उपनिवेश का मतलब होता है हम लोग के ऊपर किसी दूसरे का शासन। अभी स्पष्ट हो जाए, देखिए यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। कहने का मतलब है कि यूरोपीय देशों ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका में अपना उपनिवेश स्थापित किया, यानी एशिया के लोगों पे या एशिया के देशों पे कब्जा करना शुरू किया और अफ्रीका के देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। किसने किया था, तो यूरोपीय देशों ने। अब यूरोपीय देशों में सिर्फ एक ही देश इंग्लैंड नहीं आएगा, फ्रांस वाले भी थे, पुर्तगाल वाले भी थे, डेनिश वाले भी थे, डच वाले भी थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंग्लैंड था। अत्याचार सबसे ज्यादा ये लोग करते थे, इंग्लैंड लोग। ठीक है, आगे है भारत से कपास, जूट, चाय और मसालों का निर्यात किया जाता था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत से लोग क्या लेके जाते थे, क्या लेके जाते थे, कपास लेके जाते थे, जूट, चाय और मसालों को लेके जाते थे लोग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इसके बारे में क्या दिया है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट होता है, 1918 में समाप्त हो जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, वैश्वीकरण पर युद्ध का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, आर्थिक संकट और बेरोजगारी आ जाता है। किससे, प्रथम विश्व युद्ध से क्या होता है, आर्थिक संकट और बेरोजगारी आता है, लाखों लोग मारे जाते हैं और महिलाएं घर से बाहर निकल के आती हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं महामंदी। महामंदी कब आता है, तो 1929 में आता है। महामंदी कब आता है, 1929 में। इसको याद कर लीजिएगा, ये अमेरिका में आता है। अमेरिका से मतलब मुख्य रूप से शुरू होती है। अगर कोई भी दिक्कत हो ना, अगर अमेरिका में दिक्कत होने लगती है तो पूरी दुनिया को दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम लगभग 10 दिनों के अंदर ना 8 रुपए के आसपास बढ़ गया है। ठीक है, आगे है बैंकों, उद्योगों और व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसकी वजह से, महामंदी जब स्टार्ट हुई ना, तो बैंक जो थे ना, बैंक के रुपए क्रैश होना शुरू हो गए, उद्योग बंद होना शुरू हो गए, व्यापार का जैसे मतलब जो जहां पे व्यापार कर रहा था वहीं पे रुकना
शुरू कर दिया। आज हम लोग व्यापार कर रहे हैं ना, एक नॉर्मल से बोल दे स्लीपर है या फिर कपड़े के वस्तु पे लगभग 100 रुपए बढ़ के आ रहे हैं। हम लोग पैड कर रहे हैं, खरीदना है तो हमें क्या ही करेंगे। तो क्या हुआ, बैंकों का रुपए क्रैश होने लगा, उद्योग बंद होने लगे और व्यापार भी बंद होने के कगार पे था। आय कम हो गई, किसान और मजदूर एकदम से परेशान हो गए। आय जो बढ़ने चाहिए थी वो कम होने लगी, किसान और मजदूर एकदम परेशान हो गए। क्या है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी ना एकदम से प्रभावित हो गई, यानी धड़ाम से गिरने की स्थिति में आ गई। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1939 में शुरू होता है, 1945 में खत्म होता है। अमेरिका की एंट्री की वजह से अमेरिका मारता है परमाणु बम, जब मारता है लिटिल बम और फाइट बॉय, उससे विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पे आ जाता है। 1939 में शुरू हुआ और 1945 में बंद हुआ। आगे लिखा है विश्व के अधिकांश देश युद्ध में शामिल हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, दो गुटों में पूरी दुनिया बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र। तो इसमें क्या था, लगभग विश्व के अधिकांश देश भाग लिए थे। युद्ध के बाद नई आर्थिक व्यवस्था बनाई गई। युद्ध के बाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाई गई ना कि पूरी दुनिया को एकदम व्यवस्थित तरीके से लेके चलना है। जैसे होता है, एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कर दी जाती है कि वर्ल्ड बैंक तो अगर कोई देश गिर रहा है ना तो उसको कर्जा देके उठा लेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि अगर कोई गरीब है तो आसपास के लोग मदद कर देते हैं कि चलो उठ जाओ, फिर हमारा पैसा दे देना। वैसे ही वर्ल्ड बैंक करता है, उसमें थोड़ा सा ब्याज लेता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के देश क्या किए, सहयोग करने लगे। जैसे भूकंप किसमें आता है, भूटान में लगभग 3 से 4 साल बाद, भूटान में लगभग 3 से 4 साल बाद क्या आता है, भूकंप आता है। और उसके बाद से भूकंप और भूटान के लोगों के ना पूरी दुनिया के लोग मिलके क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। भूकंप आने के बाद से फिर से भूटान उठ के खड़ा हो जाता है और फिर से अपनी देश को प्रगति पे लेके चला आता है, 5वें-6वें नंबर पे आ जाता है। लिखा है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या होता है, 1944 में नई वैश्विक नीति की व्यवस्था की जाती है। क्या है, 1944 में एक नीति आती है जो नई वैश्विक आर्थिक जो व्यवस्था होती है ना, संकट होता है, उसको दूर करने के लिए IMF की स्थापना की जाती है। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया को कर्जा देने का काम करता है। IMF एक सूची होती है, ये भी दुनिया को पैसा देता है, लेकिन इस सूची में अगर कोई देश आ गया तो उस सूची में उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों फिर से हम लोग इसका विस्तार से लेके आएंगे। अभी शॉर्ट में था, ज्यादा बड़ा हम लोगों ने नहीं बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।